ज्यादा चल रही है, तो हरियाणा भी उसमें एक अच्छे एक पायदान पर ये खड़ा है। जहाँ तक घरेलू उत्पाद के जो वित्तीय घाटे की सीमा है घरेलू उत्पाद को ध्यान में रखते हुए, ये जैसे केंद्र सरकार ने इम्प्रूव करने के लिए अपना एक मंसूबा ये बताया है कि 24-25 तक जो आज 6.4% की जो वित्तीय घाटा है वो 24-25 तक 4.5% तक ये अलाउ किया गया है, लेकिन 0.5% पावर रिफॉर्म्स के कुछ विषय है उसके साथ वो उसको क्लब किया है। तो पावर रिफॉर्म जिस प्रकार के हैं शायद हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो बाकी प्रदेशों में भी कहीं लागू हुआ ऐसा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद भी 3% जो है वो अलाउड है। हमने 3 से नीचे ही अपना ये जो वित्तीय घाटा ये रखा हुआ है। पिछले वर्ष का 2.9 यानी 21-22 का था, 2.9 था, 22-23 का अब ये समाप्त होगा वर्ष, तो उसमें लगभग 3% तक ही हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे ऐसा लगता है। और एक अच्छी हरियाणा की स्थिति इस नाते से भी है। हमारे पड़ोस के जो प्रदेश हैं वो इसमें काफी वित्तीय संकट की स्थिति में आए हुए हैं, लेकिन हमने उससे कुछ लेना नहीं, हमने तो अपनी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया है। उसमें अब किसी को भी जो अन्न लेना है, बीपीएल परिवार हो, अंत्योदय परिवार अंत्योदय योजना के अंतर्गत हो, अन्य योजना के अंतर्गत हो, किसी को भी उसका पैसा नहीं देना, उनका जो 1 रुपया 2 रुपया लिया जाता था वो भी नहीं होगा, फ्री होगा। हमारे लगभग 29 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे अगले वर्ष के लिए। केंद्रीय बजट में जैसा प्रति व्यक्ति आय की बात आई थी, तो पिछले 8 वर्ष में यानी 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय थी उससे अब केंद्रीय बजट के अनुसार डबल होकर के 1.9 लाख पर व्यक्ति। वास्तव में ये जीडीपी का जो शेयर है ये वो होता है, तो उस नाते से आंका गया है। हरियाणा इसमें अपना योगदान 2.75 लाख 2,75,000 का प्रति व्यक्ति, ये हमारा 22-23 का ये अनुमान हमारा रहने का है। अर्थात हम जो है केंद्र से भी काफी अच्छी स्थिति में है, यानी पूरे देश भर से, केंद्र से क्या पूरे देश भर की जो एवरेज है वो 1.97 है, हरियाणा की अपनी 2.75 लाख पर कैपिटा इनकम इसको आ सकते हैं। कृषि क्षेत्र में डिजिटल भुगतान की बात की गई है, इसको केंद्र और जरा इसको एनहांस करेगा, और इस डिजिटल भुगतान में हम हरियाणा में यानी अकेले किसानों के खातों में 63,000 रुपये हमने डाला है पिछले 2 वर्ष में, और इस अभियान में हम पहले से ही बहुत आगे हैं। 63,000 करोड़ पिछले 2 सालों में, यानी 4 सीजन का जो पेमेंट है वो हमारा 63,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में गया है। किसान लगभग 10 लाख के आसपास किसान परिवार होंगे जिनको ये सब गया है। एक विषय आया है कि जो सारे देश भर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये योजना चलाई गई थी, हम उसमें और आगे बढ़कर के 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट ऐसा योजना बनाई है, जो इस अगले साल में उसको हम जरूर क्रियान्वित करने में सफल होंगे। इसके लिए बाजार खड़े करना और उस बाजार में उन उत्पादों की बिक्री ठीक से हो जाए, यूनिटी मॉल इसके खोलने की बात केंद्र सरकार ने कही है। हम भी निश्चित रूप से उस यूनिटी मॉल का लाभ उठाने के लिए जो हमारे शहर में आएगा उसका जरूर हम लाभ उठाएंगे, ताकि कुछ स्थानों पर जो बड़े स्थान हैं वहाँ यूनिटी मॉल्स ये बन सके, ताकि उनकी बिक्री आसपास के जो भी ब्लॉक्स होंगे उनके उत्पाद की बिक्री वहाँ हो सके। एक विषय केंद्र सरकार में गोवर्धन स्कीम, पुरानी स्कीम है लेकिन इसको बढ़ाने के लिए 500 नए संयंत्र जो वेस्ट टू वेल्थ कह सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी कह सकते हैं, ये जो स्थापित होंगे, इसमें पहले से हरियाणा में 7 प्लांट्स के ऊपर काम चालू है। 3 नए प्लांट्स भी हमने अपनी जो योजना बना रखी है उसके अंदर हम स्थापित करेंगे, और इस 500 में मुझे लगता है कि हरियाणा में 10 से ज्यादा भी अगर हमको कुछ आवंटन हुआ तो उसको भी हम पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। केंद्र ने 500 नए ऐसे संयंत्र बनाने की बात कही है। जहां तक कृषि व्यवस्था को और मजबूत करने का विषय है, तो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए संसाधन ये भी दिए जाएंगे, और उसमें मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्र को भी बढ़ावा ये दिया जाएगा। वेटलैंड्स को महत्व बढ़ाया गया है पिछले वर्षों में। पहले बहुत कम वेटलैंड्स होती थी, जहां जो ये हमारे पूरे दुनिया भर के जो पशु और वन्य जीव यानी जीव अभ्यारण्य इस नाते से जो प्रवासी पक्षी आते थे, तो ऐसी जो झीलें थी, अब पिछले साल 75 का जो टारगेट रखा गया था, 75 ऐसे रामसर साइट्स ये अब तय की गई हैं, जिसके अंदर 2 साइट्स हरियाणा की पहले से हैं, गुरुग्राम में सुल्तानपुर और झज्जर में भिंडावास, ये 2 साइट्स पहले से हैं। गुरुग्राम की ही दमदमा झील, इसको भी चिन्हित हमने किया है, उसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे कि वो भी रामसर साइट के अंदर आ सके, ऐसा हमारा प्रयत्न है, क्योंकि वहां भी बहुत प्रवासी पक्षी ये आते हैं। महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र योजना ये शुरू की गई है। इसमें अब महिलाओं को पहले 1 लाख रुपए की बचत पर ये लाभ मिलता था, अब 2 लाख रुपए की बचत के ऊपर लाभ मिलेगा, जिसका इंटरेस्ट 7.5% ये महिलाओं को मिलेगा।
और इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों की जो बचत खाता स्कीम है उसमें वो राशि भी 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए की गई है, जिसका इंटरेस्ट 8% होगा। तो ये भी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत बड़ी राहत इसमें दी गई है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड न्यास आयोग ऐसे हैं जिसको उनका अगर कोई इनकम होती है तो पहले जिनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता था उसमें अब राहत दी गई है। उसमें हमारा जो HSPP है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसके अंदर हालांकि पहले तो घाटे में ही था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अपनी स्थिति उन्होंने सुधारी है और अब वो प्रॉफिट में आने की स्थिति बनी है। अगर उस प्रॉफिट में से पहले टैक्स देने की बात थी, लेकिन ऐसे सब संगठनों को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। अच्छा है कि जो पैसा HSPP का उसमें से बचेगा उसको हम विकास के कामों में अपने प्रदेश में ला सकेंगे और इनडायरेक्टली वो प्रदेश के बजट को ही एक लाभ मिलेगा, उसका वो पैसा भी हमें बचेगा। अभी HSPP है उसमें। मेडिकल कॉलेजेस के साथ नए प्राइवेट वाले अपना करते हैं और सरकारी अपने होते हैं, लेकिन एक ज्वाइंट ऐसा रिसर्च का सिस्टम बने उस पर भी केंद्र सरकार ने जोर दिया और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये विषय ऐसा है, सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर प्राइवेट क्षेत्र को भी अगर साथ जोड़ेंगे तो बहुत स्पीड बनेगी उस रिसर्च के काम में। और आज हेल्थ के नाते से, मेडिकल साइंसेज के नाते से ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो इस बार नई योजना बनाई गई उसमें 66% का बजट ये बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने, जो कुल मिलाकर पहले 41,000 करोड़ रुपया था, 79,000 करोड़ रुपया, 79,000 करोड़ ये उसके लिए आवंटन किया गया है, जिसका निश्चित रूप से हरियाणा में भी हमको लाभ मिलेगा। और हमने तो हरियाणा में जो 1,80,000 रुपए तक के जितने परिवार हैं, BPL परिवार, उनका सर्वे शुरू कर दिया है जिनके अपने मकान नहीं है। ऐसे लोगों को इस सहायता में हम भागीदारी उनकी करा सकें, ये हमने पहले से योजना बनाई है। अभी पिछले सालों तक हमने जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में से लिए हैं 34,000 से अधिक मकान तो बन गए हैं, 23,000 मकान अभी निर्माणाधीन है। वैसे ये 57,000 मकानों का पहले से हमें पिछली योजना में लाभ मिला था। अब आगे सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में जितने भी ऐसे परिवार पाए जाएंगे उन सबको हम केंद्र सरकार से योजना मंजूर कराएंगे ताकि इसका लाभ 79,000 करोड़ रुपए से हमको मिल सके। 50 एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम, इसकी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो योजना बताई गई है, इसमें निश्चित रूप से हिसार का हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें भी हमको लाभ होगा। फरीदाबाद में एक एक हेलीपोर्ट 20 एकड़ जमीन पर हमने पहले ही प्रस्तावित किया है, ताकि वहां, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को उतरने में काफी समय भी लगता है, उनको परमिशन नहीं मिलती है, उनकी प्रोसेस लंबी होती है। तो पास में ही गुरुग्राम में यदि किया जाएगा तो उस 20 एकड़ पर हेलीपोर्ट जैसा बना करके और सुविधा ऐसे हवाई यात्रा गुड़गांव में 20 एकड़ का गुड़गांव में स्थापित कर रहे हैं, उसका इसके अंदर हमें लाभ मिलेगा जो योजना बनाई गई है हेलीपोर्ट्स की। गुड़गांव, फरीदाबाद नहीं है, बोला तो गलती से नहीं, फरीदाबाद में, फरीदाबाद नहीं, गुड़गांव में है। ऐसे ही एक बहुत अच्छा बजट लगभग 3,600 करोड़ रुपए का जो RRTS के लिए इस योजना के लिए मंजूर किया गया है। RRTS की हमको मालूम है कि रैपिड रेल ये जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये दिल्ली सराय काले खां से 3 जो आर्म्स हैं 3 दिशा में और ये चलेगी। उसके अंदर एक दिल्ली मेरठ है, एक दिल्ली करनाल है और एक दिल्ली रेवाड़ी से शायद अलवर, हाँ, तो एक वो दिशा में है। उसमें बड़ा हिस्सा हरियाणा में से होकर निकलेगा, तो उसका भी लाभ हमको पूरा निश्चित रूप से होने वाला है। और हरियाणा का एक कुल मिलाकर के इस सारे पोर्शन में समझता हूँ कि 60% तो हरियाणा में ही उस सारी तीनों योजनाओं का जरूर होगा। दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी ये होगी। हमने जब प्री बजट मीटिंग की थी तो उसमें कुछ सुझाव दिए थे, उसमें से 2 सुझाव जो है हमारे वो जो मान लिए गए हैं। एक तो जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF ये पहले से बना है, इसी तर्ज पर UIDF बनाया जाए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये बनाया जाए। तो क्या बेरोजगारी की जो दर है जैसे बताई गई है, अर्बन की उसमें विशेष तौर पर बताई है, ग्रामीण का आंकड़ा तो इसमें नहीं दिया गया। जो जून 20 में 21% जो बेरोजगारी की दर शहरों की थी, स्वाभाविक है कोविड के समय वो एक बड़ी थी, एक जंप आया था बेरोजगारी में, लेकिन अब वो 7.2% अभी जो आकी गई है, तो बेरोजगारी काफी कम हुई है। और भी कैसे बेरोजगारी समाप्त हो, रोजगार कैसे ज्यादा बढ़े, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो बजट में योजनाएं की गई हैं। खास करके इसमें जो इंपोर्ट जिन चीजों का होता है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन उसका हो, ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो सके, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कैसे बचे। वैसे फॉरेन एक्सचेंज में भी काफी सुधार आया है। आज की डेट में 9 महीने का जो इंपोर्ट है उसके बराबर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है। ये हर महीने में कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, फॉरेन एक्सचेंज कितना हमारा बढ़ा, उसके आंकड़े हर महीने लगाए जाते हैं और उसका पैमाना यही होता है कि भाई कितने महीने तक हमारा जो रेगुलर इंपोर्ट होगा उसका फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है। तो अभी 9 महीने की दर चल रही है और 9 महीने बाकी बहुत से देशों का जो इंपोर्ट का ऐसा कैलकुलेशन होता है जिसमें वो कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उससे हम काफी अच्छे बेहतर स्थिति में हैं।
और आगे कैसे हमारा इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट बढ़े, उससे फॉरेन एक्सचेंज और भी बढ़ेगा। कैपिटल एक्सपेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो 16-17 में 2.5 लाख करोड़ रुपए मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना ये शुरू की गई है। और इस बार तो यह आया है कि गेहूं और चावल के साथ साथ मिलेट्स का भी पीडीएस की दुकानों के माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूशन करने को बढ़ावा दें। वो अपनी योजना बनाएंगे, कैसे बननी कोई स्टेट के ऊपर ही है, लेकिन इस पर भी केंद्र सरकार को कोई बढ़ावा देने के लिए और सहायता करने के लिए वो तैयार है। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो क्रेडिट एग्रीकल्चर का है, तो उसको बढ़ा करके भी 20 लाख करोड़ रुपया ये कर दी गई है। भंडारण की क्षमता भी बढ़ाई गई है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो हर साल लगातार बढ़ रहा है, तो भंडारण के कारण से जो लॉस होता है, नुकसान होता है, वो उसमें न हो, इसके लिए भी बहुत सी योजनाएं बनाई गई है। स्क्रैप की जो एक रखा गया कि स्क्रैप के कारण से व्हीकल्स का जो स्क्रैप होगा उनको पुराने व्हीकल को हटाने के लिए, और इसमें भी एक सब्सिडी की घोषणा की गई है। वो सब्सिडी कितनी होगी, लेकिन हमको बहुत लाभ होगा, क्योंकि एनसीआर एरिया में 10 साल और 15 साल के जो वाहन हैं पेट्रोल डीजल के, उनको हटाने की बात कही गई है। तो अल्टीमेटली स्क्रैप उसको जो करना है उसकी सब्सिडी उनको प्राप्त मिलेगी, तो जल्दी लोग उसको हटा लेंगे। इस पर भी एक घोषणा की गई है। परचेज करेंगे वो ई व्हीकल्स और दोनों मिला करके, और ई व्हीकल्स का जैसे जैसे अनुभव आता जाएगा वैसे वैसे हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। आधार कार्ड का भी एक बताया कि जैसे ठीक करने के लिए उनके पते और के व्यक्तियों की पहचान या अन्य जो उसमें करना है, कोई परिवर्तन करना है आधार कार्ड में, तो उसके लिए वन स्टॉप समाधान एक योजना बनाई गई है। जो उसमें करना है, कोई परिवर्तन करना है आधार कार्ड में, तो उसके लिए वन स्टॉप समाधान एक योजना बनाई गई है, क्योंकि आधार में भी कई तरह की गलतियां ऐसी धार में आई हैं। परिवार पहचान पत्र के नाते से तो हमने शुरू कर दिया है, काफी उसको ठीक कर भी लिया हमने, और 31 जनवरी तक का समय दिया था। मुझे लगता है कि लगभग 90% हमारी वो सब ठीक हो गया। फिर भी कुछ कमियां तो रेगुलर एडीसी ऑफिस में उसकी व्यवस्था बनाई गई उसको ठीक करने के लिए। 1.5 लाख ठीक हो गए, मुझे लगता है 90% के लगभग ठीक हो गए हैं, इसमें कोई इसमें कठिनाई नहीं है। फिर भी जिनके ठीक नहीं हुए थे, खास करके राशन कार्ड उन्हें बहाल कर दिए उनके। नहीं, उसमें स्वाभाविक है, इतने सारे आखिर 72 लाख परिवारों का परिवार पहचान पत्र बना है, और ह्यूमन एक इंटरफेस के कारण से व्यक्तियों की तो आखिर काम है, सारे गलतियां कहीं हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन जिन्होंने ठीक करानी है उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, और 90% उसमें से ठीक हो गई। अच्छा है कि हमने सारे डाटा को 5 विभागों में बांट दिया है। 0 से 6 ईयर्स WCD, 6 से 18 तक स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से लेकर 60 तक ये यूथ और जो एम्पावरमेंट हमने नया जो प्लान बनाया यूथ एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, उनको दे दिया। 60 से ऊपर सोशल जस्टिस। फिर भी ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, खास करके इनकम वेरिफिकेशन। तो इनकम वेरिफिकेशन अलग अलग सूत्रों से करेंगे, उसमें से ठीक थिंकिंग लोगों की भी हो जाएगी। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इनकम होती ज्यादा है, वो आके अड़ते हैं कि नहीं जी हमारी तो बहुत ही कम है, सरकारी लाभ लेने के लिए जिनका कोई रिकॉर्ड डाटा नहीं है। ये इनकम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। इनकम वेरिफिकेशन जो हमारे से पहले हुई है, कोई भी अपने नए उसके ऊपर बताना चाहता है कि मेरी इनकम पहले गलत लिखी हुई हो, नहीं लिखवाएगा। ये जो वेरीफाई करने का काम इसलिए नहीं कि तो नया लिख के ले आएंगे, उसको फिर डिपार्टमेंट जिसको कहना चाहिए बैक ऑफिस में कि भी किनकी कितनी है और किन्होंने शिकायत की है, उसको वेरिफिकेशन बाद में कराएंगे। अभी तो केवल इन्फॉर्मेशन लाएंगे। ये जो 6 डिपार्टमेंट है, ये तो कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर है तो अपने लिख के ले आएंगे, ताकि हम बैक ऑफिस में बैठ करके उनको मिलान कर सकें कि किसी की वास्तव में गलत तो नहीं है, क्योंकि इनको भी सबको वेरीफाई करके को ठीक करने का अधिकार नहीं दिया गया, केवल सूचना लाएंगे, सर्वे करेंगे। इनकम तो मैंने बताया ना कि अगर गलत पाई जाएगी, उसका कोई स्लैब अलग होगा, तो फिर वेरीफाई करने का काम क्रिएट करेगा। एप्लीकेशन नहीं, केवल दर्ज करके लाएंगे, दर्ज करके लाएंगे। जब सर्वे करेंगे, कोई भी अपना बताता है कि हाँ इस परिवार की इनकम इतनी है, पहले कितनी है इनको नहीं बताया जाएगा, केवल कोई अगर खुद शिकायत करता है तो उसको लिख के आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि ये सारी चीजें बहुत एक सेंसिटिविटी है इसकी, और सेंसिटिविटी में हम हर आदमी को दौड़ाएं जाके वेरीफाई करके आओ, भाई जिसकी शिकायत है वही तो बताएगा। इसलिए किसी की बार बार वेरीफाई नहीं करनी, ये तो चलने वाला सतत प्रोसेस है। आज एक आदमी बेरोजगार है, उसके परिवार की इनकम मान लो 1.5 लाख रुपया है साल की, जैसे उसका रोजगार लगेगा वो अपने आप 4 लाख पर आ जाएगा। तो वो एक रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। ऐसे ही केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे कंप्लायंसेस, जिन कंप्लायंसेस का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता है, और वो अन्य कुछ कानूनों को सम्मिलित करके और 3400 कानूनी प्रावधानों को उस अपराध घोषित करने वाली जो धाराएं थी वो खत्म कर दी।
व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाए। कोविड के समय का जो उनकी सिक्योरिटी होती थी, जिसको उस समय काम न करने के कारण से जब्त किया गया था, तो 6 महीने का हमने तो अपने यहाँ पहले ही उसको माफ कर दिया था, उसको लौटा दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने पूरे कोविड पीरियड के लिए जो भी जब्त हुई है उसको वापस करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं वो तो वापस करेंगे, ऐसा ही हम अपने प्रदेश में भी जब योजना बनानी होगी तो कोई जरूर बनाएंगे। एक बहुत ही प्रधानमंत्री जी की बड़ी एक जिसको कहना चाहिए फ्लैगशिप एक प्रोग्राम है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी माता, इस पृथ्वी माता के नाते से भी लोगों में एक धारणा भावना बनाई जाए। और इसको जब दोहन की बजाय शोषण करते हैं, जब पानी का शोषण है, वो खनिज का शोषण है, वो फॉरेस्ट काटने की बात है, तो ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, एक नया कार्यक्रम ये चलेगा। इस पर भी जो योजनाएं आएंगी हम इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। हाँ जी, तो आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा वो मैं आज कर रहा हूं कि जो हमारा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो था उसका नाम बदलकर स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो ये कर दिया है। ऐसे ही जो डिविजनल लेवल पर भी विजिलेंस ब्यूरो 6 बनाए गए हैं, उनका नाम भी डिविजनल एंटी करप्शन ब्यूरो ये रहेगा। विजिलेंस का अपने प्रकार का काम है, वो रहेगा। वो स्टेट जो सीबीओज हैं वो अपना करेंगे, डिपार्टमेंट वाले करेंगे, विजिलेंस विभाग भी रहेगा। लेकिन ये जो पुलिस के द्वारा जो विजिलेंस ब्यूरो बनाया गया है, जिसके चेयरमैन, जिसके डीजी एसएस कपूर हैं, उसका नाम एंटी करप्शन ब्यूरो रहेगा।